तो बच्चों अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की तो हम बोलते हैं कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख पा रहे हैं या जैसा अभी हमने सीखा भी है कि हमारे दो पार्ट्स जो होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके अलावा हम आगे बात करें, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लोकेटेड होता है एक कैविटी में। एक कैविटी यानी एक खाली जगह जो कि बोन से मिलके बनी है, इसलिए हमने उसे बोला बोनी कैविटी। और इस बोनी कैविटी को हम नाम देते हैं सेला टर्सिका। तो हम यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं। तो इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और ये प्रेजेंट है एक ऐसे बोन की कैविटी में, एक खाली जगह में, जिसे हमने नाम दिया सेला टर्सिका। तो बच्चों अब हम बात करेंगे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की कि किस तरीके से हम डायग्राम की मदद से पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में रिलेशन पता लगा सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने सीखा है कि जो हाइपोथैलेमस है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं या न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को पोर्टल सर्कुलेशन से मदद करते हैं और जो पोस्टीरियर है उसे न्यूरॉन्स यानी न्यूरल रेगुलेशन की मदद से कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हम पिट्यूटरी ग्लैंड को एक नाम से भी जानते हैं, हम इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ऐसा हमने इसलिए बोला है कि ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल और मेंटेन करता है, और इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जैसा कि अभी हमने सीखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर लोब जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर लोब जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें एंटीरियर लोब की तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है पार्स डिस्टैलिस और दूसरा पार्स इंटरमीडिया। जो हार्मोन्स पार्स डिस्टैलिस रिलीज करता है उनके नाम है ग्रोथ हार्मोन जिसे हम शॉर्ट में GH भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन जिसे हम PRL भी बोलते हैं, थर्ड है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे TSH बोलते हैं, फोर्थ है हमारा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जिसे हम ACTH के नाम से भी जानते हैं, फिफ्थ है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या LH, और लास्ट हमारा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। अगर हम बात करें पार्स इंटरमीडिया की तो पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं MSH यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वहीं अगर हम बात करें पोस्टीरियर लोब की तो पोस्टीरियर लोब के पार्ट को हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा जो कि रिलीज करता है दो हार्मोन्स। एक होता है हमारा ऑक्सीटोसिन और दूसरा है हमारा वेसोप्रेसिन। तो बच्चों अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन की तो अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए या बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए तो उससे एक बीमारी यानी एक डिजीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म। जैसा कि आप यहाँ पर एक इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो इंसान खड़े हैं जिसमें से एक की हाइट नॉर्मल हमें दिख रही है और दूसरे की हाइट बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो इस इंसान की बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ है और इसे हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म। अगर हम बात करें दूसरे डिसऑर्डर की तो उसका नाम है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में हम जैसे देख पा रहे हैं जो हमारा फेस है उसकी मसल्स और बोन्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है और अल्टीमेटली जो हमारा फेस है वो ऐसे रिंकल्स की फॉर्म में दिखता है यानी रिंकल्ड फेस दिखता है। और अगर हम बात करें अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बहुत कम सिक्रीट होता है तो उससे जो डिसऑर्डर यानी बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म की अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत छोटे रह जाते हैं जिन्हें हम बौने भी बुलाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी यानी जब ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाता तब होता है। तो ये तीन तरीके के डिसऑर्डर्स हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन के इम्प्रॉपर फंक्शन को बताते हैं। एक है जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगैली, और अगर लेस सिक्रीशन होता है तो उसे हम बात करते हैं डॉर्फिज्म की। तो बच्चों इसी तरीके से अगर हम दूसरे हार्मोन की बात करें तो उसमें से एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन यानी PRL। PRL भी हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एक मिल्क इजेक्शन प्रोसेस, यानी हम बात करते हैं जो हाइपोथैलेमस है उससे एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं PRH यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये PRH आगे जाके हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, उसे इनिशिएट करता है
और फिर फाइनली एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे हम बोल रहे हैं प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन मदद करता है मिल्क को फॉर्म करने में। जो हमारी फीमेल है, फीमेल के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है ताकि वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को फीड करा सके, ये एक हार्मोनल एक्शन होता है जो कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के प्रोलैक्टिन की मदद से होता है। इसके अलावा हम आगे जाके और भी ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करेंगे जो कि मिल्क को इजेक्ट करने में भी मदद करता है। तो अल्टीमेटली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो प्रोलैक्टिन है वो रेगुलेट करता है हमारे मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को और मिल्क को फॉर्म करने में भी मदद करता है। इसके अलावा अगर हम और दूसरे हार्मोन्स की बात करें तो उसमें से एक एग्जांपल आता है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज तब होगा जब जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है एक रिलीजिंग हार्मोन यानी थायरोट्रोपिन। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से और अल्टीमेटली आगे जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को जगाता है और एक्टिवेट करता है। और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि हम दो तरीके के हार्मोन रिलीज कर सकें। एक होता है ट्राई आइडोथायरॉक्सिन जिसे हम T3 भी बोलते हैं और दूसरे तरीके का होता है थायरॉक्सिन जिसे हम T4 बोलते हैं। और इसके बाद हम बात करें एक और हार्मोन की जिसे हम बोलते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी ACTH। ये ACTH हार्मोन भी हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड यानी ऐसी ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है उन्हें एक्टिवेट करता है, उन्हें जगाता है। फिर एड्रीनल ग्लैंड आगे जाके रिलीज करते हैं हार्मोन जिन्हें हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इन हार्मोन्स के अलावा अगर हम और दूसरे हार्मोन्स की बात करें तो उसमें से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं FSH एंड LH। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। अगर हम बात करें इन गोनेडोट्रोपिन्स की तो इनका फंक्शन होता है गोनैड्स यानी टेस्टिस और ओवरी का डेवलपमेंट करना। टेस्टिस एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ओवरीज हमारे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर हम आगे बात करें इनके फंक्शंस की मेल और फीमेल में, तो मेल में हम बोलते हैं जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो टेस्टिस से एंड्रोजन बनाने में मदद करता है। एंड्रोजन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करने में मदद करते हैं और पूरी मेल बॉडी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप करते हैं प्यूबर्टी के टाइम। वहीं अगर हम बात करें फीमेल्स के अंदर तो फीमेल्स के अंदर जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन में मदद करता है यानी एक मैच्योर एग रिलीज करने में मदद करता है ओवरीज से। फिर हम बात करें FSH की तो जो और FSH और एंड्रोजन्स हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी एक ऐसा प्रोसेस जिससे मेल बॉडी में स्पर्म बनते हैं, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और FSH स्पर्मेटोजेनेसिस करने में मदद करता है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल्स के अंदर तो फीमेल्स के अंदर जो FSH है वो ओवरऑल जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में मदद करता है ताकि एक मैच्योर एग या ओवम निकल सके। तो इसके बाद हम जो दूसरे हार्मोन की बात कर रहे हैं वो है हमारा MSH यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है मेलेनिन और ये रिलीज करता है कुछ स्पेसिफिक सेल्स की मदद से जिन्हें हम बोलते हैं मेलेनोसाइट सेल्स। तो जो मेलेनिन पिगमेंट रिलीज होता है ये अफेक्ट करता है हमारे स्किन के कलर को और हेयर के कलर को। तो जो हम इंडिविजुअल्स में हम लोगों में अलग अलग स्किन कलर देखने को मिलता है या जो अलग अलग हेयर कलर हमें दिखता है ये होता है MSH की मदद से जो कि रिलीज हो रहा है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसके बाद हम बात करें एक और हार्मोन की जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारे यहाँ पे दो फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करते हैं। पहला फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चा फीमेल यूट्रस से बाहर आता है तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस में वो ऑक्सीटोसिन की मदद से होते हैं ताकि जो बच्चा है वो 9 महीने के बाद आसानी से यूट्रस से बाहर आ जाए यानी फीमेल बॉडी से बाहर आ जाए। दूसरा हमारा फंक्शन है मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। जैसा कि हमने पहले भी सीखा था कि जो हाइपोथैलेमस है उससे एक तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा था जो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज करवा रहा था। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम एक और हार्मोन की बात कर रहे हैं जो कि है ऑक्सीटोसिन जो मिल्क रिलीज करने में मदद करता है यानी मिल्क इजेक्शन में हमारी मदद करता है।
तो बच्चों, इसके बाद हम एक और हार्मोन की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हमारी किडनीज पे काम करता है और ये मदद करता है वाटर और बाकी सारे सॉल्ट्स यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस रीएब्जॉर्ब करवाने में। वैसोप्रेसिन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर इस नाम से हम मीनिंग निकालें तो डायूरेटिक यानी ये जो वर्ड है, ये वर्ड आया है डायूरेसिस से। डायूरेसिस का मतलब ये होता है कि जो हमारा यूरिन बन रहा है, उस यूरिन में बहुत ज़्यादा पानी भी लॉस हो रहा है बॉडी से, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायूरेसिस। और अगर इसके अगेंस्ट हमें काम करना है, इसका उल्टा हमें काम करना है, हम नहीं चाहते कि जो वाटर है वो ज़्यादा लॉस हो हमारी बॉडी से, तो उसके अगेंस्ट काम करने के लिए एक हार्मोन आता है जिसे हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसीलिए हम वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, जो पानी को कम से कम लॉस करने में मदद करता है और ज़्यादातर रीएब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम इसे एक इमेज से समझे तो ये है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन फिर हमारे किडनीज पे काम करता है और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ताकि जो डायूरेसिस हो रहा था उससे अब बहुत ही कम से कम वाटर लॉस हो, यानी बहुत कम यूरिन बने। और इसीलिए हमने इसे बोला एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर हम बात करें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत कम बनता है तो उससे एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि जो एडीएच है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं करवा पा रहा। और अगर एडीएच कम रिलीज हो रहा है, वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं करवा पाएगा, तो वाटर बहुत ज़्यादा लॉस होगा यूरिन की फॉर्म में, यानी यूरिन बहुत ज़्यादा बार बनेगा, और इस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो बच्चों, क्या आप रेडी है कॉन्सेप्ट टेस्ट के लिए? चलिए एक चैलेंज देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड्स? हमारे ऑप्शंस हैं ए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सी प्रोलैक्टिन और डी वैसोप्रेसिन। तो इस क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा हार्मोन मदद करता है मिल्क को बनाने में मेमरी ग्लैंड्स के अंदर। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक सही आंसर चुनना है। हम यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। और हमारा आंसर है सी यानी प्रोलैक्टिन। इसका रीज़न ये है कि जो प्रोलैक्टिन है वो रेगुलेट करता है मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को, और इसी के साथ साथ उनमें मिल्क फॉर्मेशन में भी मदद करता है।